नाज़रीन, तमाम तर साजिशों, तमाम तर इस्लामी दुश्मन जितने भी कुव्वतें हैं उनके डॉलर्स के बावजूद तैयब बुर्दगान साहब सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मोहम्मद फ़ातह की तरह फ़ातह बनकर उभरे हैं। और जितनी भी उनके खिलाफ साजिशें की जा रही थी, इलेक्शन के हवाले से हों, सोशल मीडिया कैंपेन्स के हवाले से हों, उसके बावजूद तैयब बुर्दगान साहब तुर्की के तीसरी बार सदर मुंतखब हो चुके हैं। और उनके खिलाफ जो कुव्वतें थीं, यानी कि कमाल खलील दारोगलू साहब जो दूसरे नंबर पर आए हैं, उनको 6 जमातों की हिमायत हासिल थी। अब ये कहा जा रहा था कि तैयब बुर्दगान साहब की पॉपुलैरिटी तुर्की में बहुत ज़्यादा उसमें कमी आई है, क्योंकि जो पहले इलेक्शंस होते थे उसमें दूसरे नंबर पर जो तैयब बुर्दगान साहब के मुकाबले में जो उम्मीदवार होता था उसको 30% 32% वोट मिलते थे। लेकिन इस बार तैयब बुर्दगान साहब को 52% वोट मिले हैं और कमाल खलील दारोगलू साहब जो दूसरे नंबर पर आए हैं उनको 48% वोट मिले। ये एक तासुर दिया जा रहा था कि तैयब बुर्दगान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो उसमें कमी आई है, लेकिन इसका आपको अंदाज़ा इस तरीके से लगाना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि इनकी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि मेरे ख्याल से उनके जो मुकाबल कमाल खलील दारोगलू साहब उनको 10% वोट पड़े हैं। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कमाल खलील दारोगलू साहब को 6 पार्टीज़ की हिमायत हासिल थी और 6 पार्टीज़ ने, उनकी जो अपोजिशन थी, उन्हें एक ब्लॉक बना लिया था। उन्हें मुतफ़िका तौर पर कमाल खलील दारोगलू साहब पर को अपना एक उम्मीदवार मुतय्यन किया था और जिनके खिलाफ तैयब बुर्दगान साहब के खिलाफ जिन्होंने इलेक्शन लड़ा। और इलेक्शन इस तुर्की की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन की सूरत हाल रन ऑफ इलेक्शन के ऊपर गई है, क्योंकि पहली बार तैयब बुर्दगान साहब 49.50% वोट ले सके थे। और तुर्की में सदर बनने के लिए कम अज़ कम आपको 50% वोट चाहिए, जिसके ऊपर फिर 28 मई को रन ऑफ इलेक्शन हुआ था, जिसमें तैयब बुर्दगान साहब 52% वोट उन्होंने लिए हैं। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट है, जिसके ऊपर मैं बात करने लगूँ, क्योंकि मैंने पिछली 3-4 वीडियोज़ में ये तज़किरा किया है आप सब लोगों के साथ कि यूरोपीय ताकतें बहुत ज़्यादा मुत्तहिद थी तैयब बुर्दगान साहब के खिलाफ, बहुत ज़्यादा साजिशें की गई, बहुत ज़्यादा कंपेन की गई। और जो कमाल खलील दारोगलू साहब हैं उनको भी बहुत ज़्यादा उनकी यूरोपीय ताकतों की हिमायत हासिल है। अब तैयब बुर्दगान साहब ने क्या ऐसा जुर्म किया है जिसकी वजह से यूरोपीय ताकतें उनके खिलाफ हैं? क्या उन्होंने उनके खिलाफ कोई बात कर दी है जिसकी वजह से यूरोपीय ताकतें इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि यार जो भी वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, जो भी सदर बन जाए, लेकिन तैयब बुर्दगान साहब किसी भी सूरत में सदर नहीं बनने चाहिए। अब उनके जो जुर्म है वो आपको बताता हूँ, क्योंकि किस वजह से वो यूरोप की आंखों में खटकते हैं। वो जुर्म 4 अहम नुकात हैं जिसके ऊपर वो इख्तलाफ यूरोपीय ताकतें तैयब बुर्दगान साहब से करती हैं। वो क्या है उसके ऊपर बात करूँगा। आपसे गुजारिश होगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो गुजारिश होगी पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक हमारी सारी अपडेट बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, मामला है आज से तकरीबन 22-23 साल पहले का, 1999 में, जब 21 साल एक मुस्लिम खातून इलेक्शन जीती और पार्लियामेंट में दाखिल हुई। और जब हलफ लेने के लिए वो स्टेज पर गई तो उसको हलफ नहीं लेने दिया गया। ये तुर्की की बात है। तुर्की जिसको आज इस्लामिक कंट्रीज़ जितनी भी उसको अपना एक नुमाइंदा समझ रही हैं, उसमें एक मुस्लिम खातून जिसकी उम्र 21 साल थी, उसको पार्लियामेंट में हलफ नहीं लेने दिया गया। अब उसका जुर्म क्या था? वो इलेक्शन भी जो जीत के आई थी, अवामी जितनी भी उसको नुमाइंदगी भी हासिल थी, और उसका जुर्म यह था कि उसने हिजाब पहना हुआ था। 1999 की बात है, जब उसको कहा गया, जितने भी पार्लियामेंटेरियंस थे, वहाँ के जितने भी नुमाइंदगान थे, उनने कहा, जिम्मेदारान ने ये कहा कि आप अपना ये जो हिजाब है ये उतारेंगी तो तभी आप हलफ ले सकेंगी। इसके ऊपर जो खातून थी जिनका नाम मरवा सफ़ा क्लीचन था, उन्होंने इस बात के ऊपर मना कर दिया कि मैं अपना हिजाब नहीं उतारूंगी। तो उसके ऊपर उन्हें पार्लियामेंट से बाहर निकालने दिया, और पार्लियामेंट से एक तो बाहर निकाला, हलफ भी नहीं देने दिया, और दूसरा उनकी जो नेशनैलिटी थी तुर्की की वो भी ख़त्म कर दी गई। अब उसका एक पस मंज़र एक और वाक़या है, वो ये है कि 1980 से तुर्की में ये कानून था कि औरतें हिजाब नहीं पहन सकती। हिजाब के ऊपर तुर्की में पाबंदी थी। अब इस सारे मामले के ऊपर ये मामला है 1999 का, लेकिन उससे तकरीबन 13 साल बाद उसी की बहन 2015 में, जिसका नाम रिजवा क्लीचन था, जो एक बार फिर इलेक्शन जीती, पार्लियामेंट में आई और उसको तालियों की गूंज में जिसने हलफ लिया। लेकिन एक और इस बात इंटरेस्टिंग बात ये थी, क्योंकि ये वाक़या थोड़ा सा मेरे टॉपिक से थोड़ा हटके था, लेकिन ये बात बयान करते हुए फ़ख्र होता है, क्योंकि वाक़या ऐसा, ये एक तारीख ऐसी तैयब बुर्दगान साहब के हवाले से ये लिंक है। लेकिन 2015 में जब उसकी बहन इलेक्शन जीतती है तो तालियों में वो जाकर हलफ लेती है, और वो वही हिजाब पहन कर जाती है जो उसकी बहन ने उससे 13 साल पहले पहना था, जिसके ऊपर उसको हलफ नहीं लेने दिया गया था। अब ये मुमकिन किस वजह से हो सका? कि ये तैयब बुर्दगान साहब की वजह से, क्योंकि उससे 2 साल पहले उन्होंने ये वादा अपना जो किया था वो पूरा किया था। क्योंकि 2002 में उनकी पार्टी इक़्तिदार में आई थी, पार्लियामेंट में उन्होंने इलेक्शन जीता था, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के नाम से, जिसको एक पार्टी भी कहा जाता है। उनने जो वादा किया था कि हम ये क़वानीन ख़त्म करेंगे, बिलाखिर 2002 में वो इक़्तिदार में आए, पार्लियामेंट में आए, फिर 2013 में उन्होंने अपना ये वादा पूरा कर दिया।
और ख़वातीन को ये इजाज़त दी गई कि वो अपना हिजाब पहने, जो मर्ज़ी है आप लिबास पहने, जिनको हिजाब अच्छा लगता है वो हिजाब पहने, जिनको अच्छा नहीं लगता वो ना पहने, अपनी मर्ज़ी के ऊपर ये बात कर दी थी। अब इसके नतीजे में तैयब बुर्दगान साहब, एक तो ये बात बहुत ज़्यादा कही जाती है कि तैयब बुर्दगान साहब इस्लाम के मुतल्लिक़ बात करते हैं, इस्लाम पसंद लीडर हैं, ड्रामों उनको देख लें, वो अपना जो ड्रामा कल्चर है, फिल्मी कल्चर है, उसको भी इस्लाम की तरफ लेके आए। लेकिन उससे बढ़कर उनकी एक और जो क्वालिटीज़ ये हैं कि वो प्रॉपर सियासत को समझते हैं, प्रॉपर डिसीजन लेना उनको पता है, काबिल आदमी है। क्योंकि जब ये पाबंदी इसके ऊपर तुर्की में लगी थी तो उसके बाद उन्हें पाबंदी हटा दी कि उनने सबसे पहले ये आम जितनी भी ख्वातीन थी उनसे ये पाबंदी हटाई कि आप जो भी लिबास आप पहनना चाहें आप पहन सकती हैं। और स्टार्टिंग में आम ख्वातीन के ऊपर, फिर बाद में जो जजेस वगैरह थे या फौज में जितनी भी उनकी ख्वातीन काम करती थी उनके ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता ये पाबंदियाँ हटाई गई, औरतें अपने जो भी उनकी मर्जी के मुताबिक वो लिबास पहन सके। इसके नतीजे में क्या हुआ, इसके नतीजे में तुर्की के यूरोपीय यूनियंस के साथ ताल्लुकात अच्छे हो गए। अब आप तो ये समझ रहे होंगे यार, यूरोप हिजाब पहनने से खुशी उसको कैसे होगी, बल्कि हिजाब के ऊपर पाबंदी थी उसके ऊपर वो खुश था। लेकिन तुर्की के जो यूरोपीय यूनियंस थी उनकी एक डिमांड थी तुर्की से, वो ये थी, वो इस बात से नाखुश थे कि औरतों का जो लिबास है उसका तयन रियासत नहीं करेगी, उसका तयन औरतें खुद करेंगी, वो जो भी लिबास पहनना चाहें वो पहन सकती हैं। अब उससे पहले ये रूल था कि आप जी हिजाब नहीं पहन सकती। अब हिजाब के ऊपर उन्होंने पाबंदी उठाई, बल्कि उसको एक आज़ादाना तौर पर औरतों को इख्तियार दिया कि आप जो मर्जी लिबास पहने, अगर आप हया में रहती हैं आप हिजाब पहनना चाहती हैं हिजाब पहने, नहीं तो आप दूसरा लिबास भी पहन सकती हैं। और मैंने आपको पहली वीडियोज़ में भी बताया कि तुर्की आज से 30 साल पहले पाकिस्तान से भी बुरा हाल था उनका, गुर्बत, बेरोज़गारी, और वो उनका जो कल्चर था सेकुलरिज्म की तरफ वो जा रहे थे, मगरब के पीछे भाग रहे थे। और बिलाखिर तैयब बुर्दगान साहब जिसने 2002 में आए, उसके बाद 2015 में वो सदर मुंतखब हुए, फिर जो कल्चर जो तैयब बुर्दगान साहब ने, उनका जो किबला है वो भी इस्लाम की तरफ मोड़ा तुर्कियों का। अब तैयब बुर्दगान साहब क्योंकि 90% वोट कास्ट हुए हैं और तुर्की में जो आबादी है वो 98% जो मुसलमान है। अब ये बात तो कही जाती है कि तैयब बुर्दगान साहब जीते हैं तो इस्लाम की जीत है, वो इसका ये मतलब नहीं उनके मद्दे मुकाबल जितने भी आने वाले लोग हैं या जिन्होंने तैयब बुर्दगान साहब को वोट कास्ट नहीं किया, क्या वो इस्लाम को पसंद नहीं करते, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। बल्कि तुर्की में जो आबादी है वो 98% मुसलमान है। अब तैयब बुर्दगान साहब को अगर 52% वोट पड़े तो इसके खिलाफ बाकी लोग गैर मुस्लिम नहीं थे, वो भी मुसलमान थे, लेकिन तैयब बुर्दगान साहब को जो वोट इन्होंने डाले हैं वो 52% है। और अब तैयब बुर्दगान साहब तकरीबन 8.5 करोड़ जितनी भी तुर्की की आबादी उनके सदर मुंतखब हो चुके हैं। और जिनके खिलाफ जो पार्टी थी CHP उनकी पार्टी थी कमाल खलीद दारोगलू साहब की, जो 5 पार्टीज़ की जो हिमायत जिन्हें हासिल थी, लेकिन हेड इस जो भी तहरीक थी अपोजिशन की उसको CHP पार्टी कमाल खलीद दारोगलू साहब की हेड कर रही थी। अब एक और चीज़ जिसके ऊपर मैं बात करूंगा, उसके बाद में वो 4 निकात जिसके ऊपर बात करूंगा कि यूरोप की आंखों में वो 4 चीज़ें तैयब बुर्दगान साहब की खटकती हैं जिसकी वजह से वो उनको पसंद नहीं करते। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर मैं शॉर्टली डिस्कस करूंगा, उसके बाद अपने जो टॉपिक है 4 पॉइंट्स उसकी तरफ बढ़ूंगा। एक तो ये बात कही जाती है क्योंकि इलेक्शन हुआ था 28 मई 2023 और आज से 3-4 दिन पहले, लेकिन उसका जो रिजल्ट अनाउंस हुआ था 29 मई को अनाउंस हुआ है जी इसका रिजल्ट। और ये वही तारीख है आज से 570 साल पहले सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह सल्तनत उस्मानिया में जिन्होंने इस्तंबुल फतह किया था, कुस्तुनतुनिया जिसका पुराना नाम था उसको फतह किया था। अब ये बात भी कही जा रही है, मुझसे ये भी सवाल हुआ कि बाकी भी इतने 3 बरयाज़मों के ऊपर सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी तो सिर्फ जो इस्तंबुल था उसको क्यों याद रखा जा रहा है, उसका जश्न क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि तुर्कियों में ये तो खुशी थी कि तैयब बुर्दगान साहब जीते हैं, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने ये खुशी भी मनाई कि आज से 570 साल पहले सल्तनत उस्मानिया में जो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह थे उन्होंने इस्तंबुल फतह किया था और जो यूरोपीय ताकतें बाज़ंतीनी जो सल्तनत थी उससे उसके हाथों से जो इस्तंबुल था उसको फतह किया। अब इसकी इंपॉर्टेंस इस्तंबुल की ये थी कि वो उनका गढ़ था, वो बड़ा स्ट्रांग था। इसकी आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इससे पहले भी जितनी मुस्लिम सल्तनतें थी उनने 28 हमले इस्तंबुल के ऊपर किए, यानी कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह का जो हमला था उससे पहले 28 बार कोशिश की गई लेकिन इस्तंबुल फतह नहीं हो सका मुसलमानों से। तो ये बड़ा एक गढ़ था इस सारी जो बाज़ंतीनी सरहद थी इसका। तो उसमें सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने बिलाहर 29वां ये हमला मुस्लिम सल्तनतों की तरफ से जो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने किया और उसको फतह किया, ये एक बड़ी जो है कामयाबी थी, इस वजह से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तैयब बुर्दगान साहब की पॉपुलैरिटी वहाँ पर बढ़ी और जिस तरह उन्हें इस्लाम की तरफ लेके आए 2013 के बाद 2015 के बाद उन्होंने चीज़ों को बिल्कुल बदल दिया, आवाम उनके साथ खड़ी हुई। अब इसका अंदाज़ा एक और बात 2016 में जब ये मार्शल एक मसनूई तौर पर लगाया जा रहा था, फ़ौज की कंट्रोल में आने वाली थी चीज़ें, तो अवाम जाने देने के लिए तैयब बुर्दगान साहब के लिए तैयार हो चुकी थी। इस सारी साजिश को उन्होंने नाकाम बनाया था। अब शॉर्टली मैं अपने टॉपिक की तरफ जाता हूँ। 4 अहम नुकात क्या हैं?
इसके ऊपर मैं तफसीली बात करूंगा, आपसे टाइम की भी मैं दरख्वास्त लूंगा। ये जो 4 नुकात हैं वो ये हैं। सबसे पहले जो यूरोप है और तुर्की है, क्योंकि तुर्की थोड़ा एशिया में भी आता है और यूरोप से उनका जो समुद्री रास्ता है वो तुर्की से होकर गुजरता है। और यूरोप में जितने भी सालों साल जितने भी सयाह आते हैं, जितने मुहाजिरीन आते हैं, वो यूरोप जो तुर्की का जो रास्ता है उससे होकर गुजरते हैं। एक तो मैंने पहली वीडियो में भी आपको याद हो तो डिस्कस किया था, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, जो एक तुर्की रास्ता है जिसके ऊपर जो माहिदा लोज़ान था, जो आज से 100 साल पहले, जो आज से 1.5 मंथ बाद ख़त्म होने वाला है, इसके तहत तुर्की एक तो टैक्स नहीं ले सकता उन जहाज़ों से, वहाँ पर टैक्स नहीं लिया जा सकता। और दूसरा ये जो रास्ता बड़ा इंपॉर्टेंस रखता था यूरोपीय ताकतों के लिए, क्योंकि यहाँ से सारे वो महाजरीन टूरिस्ट वगैरह तुर्की से होकर गुजरते थे। अब इस सिलसिले में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है क्योंकि तुर्की के इर्द गिर्द के इलाके जो सीरिया हो गया, शाम हो गया, यमन हो गए, इन सारे इलाकों में खाना जंगी का एक माहौल था पिछले कई सालों से। और इस सिलसिले में लोग अपनी हिफाजत के लिए यहाँ से हिजरत कर रहे थे यूरोपीय कंट्रीज़ की तरफ से, क्योंकि यूरोप बिल्कुल करीब पड़ता है यहाँ से, समुद्र का फासला थोड़ा करीब है। तो इस सिलसिले में बहुत सारे लोग इन लोगों को स्मगल कर कर लेके जा रहे थे। अब गवर्नमेंट का रोकना बड़ा मुश्किल था और यूरोपीय ताकतों के लिए भी। इसका अंदाज़ा आप इस वजह से लगा सकते हैं, एक तो पिक्चर भी आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी। ये जो एरिया समुद्री इलाका बनता है यूरोप और तुर्की के दरमियान, इसके अंदर इतने जजीरे हैं, छोटे बड़े जजीरे इतने सारे हैं जिनकी तादाद को काउंट नहीं किया जा सकता। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, सिर्फ 6000 जजीरे वो हैं जो यूनानी हुकूमत के अंडर आते हैं, 6000 जजीरे। और अब इसके ऊपर यूरोपीय ताकतें तैयब उर्दगान साहब के ऊपर ये एतराज़ करती हैं, क्योंकि एक ये माहिदा हुआ था 2016 में यूरोप और तुर्की के दरमियान, क्योंकि तैयब उर्दगान साहब की वहाँ पर हुकूमत थी। उन्होंने कहा कि आप इन लोगों को रोकें, ये जो स्मगल होकर लोग यूरोप में दाखिल हो रहे हैं इनको आप रोकें। इसके बदले में तैयब उर्दगान साहब ने उनसे एक मुतालबा किया, एक मुताबराना एक फैसला भी किया, जो यूरोप उसके बदले उनको तकरीबन 6 अरब यूरोज़ सालाना देता था तुर्की की गवर्नमेंट को। और वीज़ा जो तुर्की के जितने भी शहरी हैं वो वीज़ा फ्री यूरोप में जा सकते हैं, ये एक मायदा था। अब यूरोपीय ताकतें उसके ऊपर ये एतराज़ उठा रही हैं कि तैयब उर्दगान साहब एज अ बारगेनिंग इसको इस्तेमाल करें, इस मायदे को। जब उन्हें अपना कोई मुतालबा मनवाना होता है तो इस मामले के ऊपर वो फिर जितने भी ये मुहाजिरीन इनके लिए थोड़ी आसानियाँ पैदा कर देते हैं, ये लोग चले जाते हैं। फिर इसके नतीजे में जो लोग कुछ मारे भी जाते हैं बेचारे गरीब, वो पिक्चरें तो आपने देखी होंगी। तो जब ये अपने जितने भी मायदे हैं फिर दोबारा मनवाते हैं तो फिर इन लोगों के लिए सख्तियाँ कर देते हैं। ये एक एतराज़ सबसे बड़ा उठाया जा रहा था। और उसके बाद सबसे इन जो हालात हैं ये पिछले 1 साल से जो पूरी दुनिया में हो चुके हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंस रखती है, जो वर्ल्ड में ब्रेकिंग न्यूज़ समझी जाती है पिछले 1 साल से, वो है रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो जंग छिड़ी हुई है। पिछले 1 साल से ये जंग है और इस सिलसिले में तुर्की ने एक बड़ा अहम रोल अदा किया है। उन्होंने ना रशिया को नाराज़ किया और ना यूक्रेन को, उन दोनों को डिप्लोमेटिकली बड़े अच्छे तरीके से वो लेके चल रहे हैं तैयब उर्दगान साहब। और क्योंकि उनकी जो तैयब उर्दगान साहब की दोस्ती बहुत अच्छी है रूस के साथ, और पुतिन जो सदर है उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, तो इस सिलसिले में जो रूस है उसने जब हमला किया यूक्रेन के ऊपर, उनके कई इलाकों के ऊपर हमला किया, तो तुर्की क्योंकि नेटो फोर्सेस का रुकन है, तो नेटो फोर्सेस ने जब इस मामले की मुखालफत की, मजम्मत की, तो तैयब उर्दगान साहब ने भी इसकी मजम्मत कर दी। लेकिन जब बात आई रूस के ऊपर पाबंदियां लगाने की, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि ये बात तो बिल्कुल गलत की जा रही है, बेतुका सा हमला यूक्रेन के ऊपर आप किस कानून के तहत कर रहे हैं, तो अमेरिका ने कहा कि हम रूस के ऊपर पाबंदियां लगाने जा रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर तैयब उर्दगान साहब ने एक बड़ी आलमी जो पाबंदी होती है उसका बिल्कुल मुखालफत कर दी। उन्होंने डायरेक्टली कहा कि भाई इन पाबंदियों को हम कबूल नहीं करते। और तैयब उर्दगान साहब और तुर्की एक बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि नेटो फोर्सेस का रुकन है। उन्होंने कहा कि हमारी तिजारत रूस के साथ चलती है, यूक्रेन के साथ हमारे यहाँ से टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हम इनके खिलाफ कैसे पाबंदियाँ बताएं। अब अगर गैस तुर्की क्योंकि लेता है रूस से, तो अगर गैस ही बंद हो जाती है, आप इनके ऊपर पाबंदियाँ लगा देते हो, तो हमारे लोग तो बेरोज़गार हो जाएंगे, हमारी सनतें तो बंद हो जाएंगी। तो इस सिलसिले में तैयब उर्दगान साहब ने डायरेक्टली मुखालफत की और सीना तान के की और आंखों में आंखें डाल कर की। और उसके बाद तैयब उर्दगान साहब ने एक और चीज़ कर दी। एक तो पहले जो जब ये माहिदा, ये सेक्शन उठाने की बात, लगाने की बात की जा रही है, उससे पहले जो मंथ थे उसमें तैयब उर्दगान साहब की, यानी कि तुर्की की रशिया के साथ जो तजारत थी वो तकरीबन 34 बिलियन मतलब बनती है। लेकिन उसके बाद उन्होंने तजारत भी रूस के साथ तेज़ कर दी, क्योंकि पाबंदियाँ थी, बहुत सारे मुल्क अमेरिका के डर से वो तजारत कर नहीं रहे थे। तो इसके ऊपर तुर्की ने फिर इम्पोर्ट्स रूस से ज़्यादा करना शुरू कर दी, क्योंकि रूस के जितने भी प्रोडक्ट्स वो अब सस्ते हो चुके थे। उनने फिर ये जो मार्जिन था, ये जो रकम थी, इसको डबल कर दिया। 68 मिलियन की तजारत उसके बाद जो मंथ हुए उसमें यानी कि डबल कर दी। यानी कि तुर्की ने एक डिप्लोमेटिकली, एक सियासी तौर पर एक बड़ा फ़ायदा वहाँ से उठाया।
और जिसके नतीजे में अमेरिका ने बाद में धमकी भी दी, बहुत सारी तुर्की जितनी भी कंपनी थी उनको कहा कि आप अगर ये जो काम कर रहे हैं इनके साथ हमने पाबंदियां लगाई, उसके बावजूद आप ये तजारत करें, उसके ऊपर पाबंदियां लगा दें। लेकिन तैयब उर्दगान साहब ने इस मौक़िफ़ को, इस बयान को इतनी खैर ख्वाह कोई अहमियत नहीं दी। और उसके बाद यूक्रेन के साथ भी तैयब उर्दगान साहब बहुत अच्छा चले, क्योंकि एक तो एक तरफ खड़ा होना था या रूस के साथ या यूक्रेन के साथ, लेकिन जो जंगी हालात हो चुके थे, रूस ने जो कब्ज़ा किया बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, वहाँ पर तुर्की ने जो यूक्रेन की फ़ूड एक्सपोर्ट थी, बहुत बड़ी तादाद में फ़ूड एक्सपोर्ट करता था यूक्रेन, उसके लिए तैयब उर्दगान साहब ने इनके लिए आसानियाँ पैदा की, इसकी हिमायत की, वो उनके जो काम आसान करवाया। यानी कि यहाँ पर इन दोनों को राज़ी रखा, लेकिन वहाँ पर यूरोपीय ताकतों की मुखालफत भी की। और तीसरा जो पॉइंट है जिसकी वजह से तैयब उर्दगान साहब की मुखालफत की जा रही है, उनके खिलाफ साजिशें की जा रही है, वो ये है कि 1992 में तुर्की जो है वो नेटो फोर्सेस का मेंबर बना था। और अब नेटो फोर्सेस का जो भी मेंबर है उसकी हाँ चाहिए हर मामले के ऊपर। अगर न्यू कोई भी मेंबर नेटो फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहता है तो उसके ऊपर तुर्की, कोई भी एक मुल्क जो नेटो फोर्सेस में जो रुकन है वो हाँ करेगा, सारे मुल्क राजी होंगे तो कोई नया मुल्क शामिल हो सकेगा। अब यूरोपीय ममालिक की ये डिमांड थी, क्योंकि रशिया के साथ यूरोपीय ताकतों के ताल्लुकात ठीक नहीं थे और वो इस मामले के ऊपर यूक्रेन के साथ है। वो चाहते थे कि फिनलैंड और स्वीडन, जो रूस के बिल्कुल साथ साथ रियासतें, इनको नेटो फोर्सेस का रुकन बनाया जाए। और इसका फ़ायदा जो होना था वो तो एक बड़ी एक दास्तान है जिसके ऊपर मैं तफसीली बात करूं। लेकिन बिलाखिर तुर्की ने सीना तान कर एक बार फिर तैयब उर्दगान साहब ने कहा कि हम भाई फिनलैंड को इजाज़त देंगे, वो भले रुकन बने इस नेटो फोर्सेस का, लेकिन स्वीडन को नहीं देंगे। अब उन्होंने इस मामले के ऊपर जवाब क्या पेश किया? उन्होंने कहा कि स्वीडन में बहुत सारे दहशतगर्द हैं जिनसे हम तुर्की, जो स्वीडन गवर्नमेंट है उनसे डिमांड भी कर रहे हैं कि दहशतगर्द जितने भी हैं, कुर्द बागियों के हवाले से वो बात कर रहे थे कि ये हमें दें, लेकिन ये दे नहीं रहे। ये तो जो बहुत सारे दहशतगर्द हैं ये स्वीडन में पनाह गज़ीर हैं, इस वजह से इनको हम नहीं देते। हालांकि ये जो तैयब उर्दगान साहब ने ये डिमांड स्वीडन से और फिनलैंड से भी की थी, लेकिन इसमें डिप्लोमेटिकली एक दरमियानी रास्ता, उन्होंने एक सियासी चाल चली और जो स्वीडन था उसकी नेटो फोर्सेस का मेंबर बनने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। नाज़रीन, तैयब उर्दगान साहब के रूस के जो सदर हैं प्यूटन, उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले दिनों जब ये इलेक्शन था उसके रिज़ल्ट अभी अनाउंस ही नहीं हुए थे और जो रूस के सदर हैं प्यूटन साहब, उन्होंने मुबारकबाद दी। जो ट्वीट लिखा उसमें डियर फ्रेंड का लफ्ज़ यूज़ किया। उन्होंने कहा कि आप बहुत आज़ादाना तौर पर तुर्की को ले कर चल रहे हैं, मुखलिसी के साथ लेकर चल रहे हैं, तुर्की को एक अच्छी स्टेट बनाने वाले हैं, तो इसलिए आप इस कामयाबी को डिज़र्व करते हैं। और चौथा जो एक तनाज़ा था यूरोपीय जो ताकतें जिसकी वजह से तैयब उर्दगान साहब से नाराज़ हैं, वो ये कि आलमी जितनी भी एलानिया जो पाबंदियाँ आलमी लगती थी उसके ऊपर तैयब उर्दगान साहब डायरेक्टली तौर पर यूरोप की मुखालफत कर देते थे। जो भी मामला हो, जिस तरह रूस के ऊपर पाबंदियों का मामला था तो डायरेक्टली मना कर देते हैं। इस वजह से तैयब उर्दगान साहब खड़ते हैं यूरोपीय ताकतों में, तो इस वजह से वो इनके खिलाफ साजिश करते हैं। तो अब 90% वोट कास्ट हुए हैं तुर्की में और तैयब उर्दगान साहब एक बार फिर सदर बन चुके हैं और जो माहिदा लौज़ान है वो भी पूरा होने वाला है, जिसके नतीजे में ये जो पाबंदियाँ थी कि तुर्की एक सेकुलर स्टेट रहेगा, इस्लामिक कानून यहाँ पर नहीं बन सकेंगे और जो फास्फोरस जो एक समुद्री रास्ता है उसके ऊपर भी टैक्सेस नहीं अदा कर सकते। ये चीज़ें अब होने के बाद तैयब उर्दगान साहब ने बड़ा ऐलान किया है कि ये सदी जो है इसमें हम तुर्की को एक पावरफुल कंट्री बनाने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये जो डेवलपमेंट्स हैं इससे पाकिस्तान को, इस्लाम को खुसूसन फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो लाइक, फॉलो और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।